नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नए दिन की नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा का बेहद ही खास अंक। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। भावना शुक्रिया। मैं हूं आंचल और हम अगले 1 घंटे में जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और साथ ही बात होगी प्रेस रिपोर्ट। आत्मनिर्भर होते भारत के साथ साथ आर्थिक विकास की आपको दिखाएंगे हम अनुपम झलक। खेल जगत में क्या कुछ खास रहा और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, साथ ही टेक टॉक और वर्ल्ड वॉच दोनों पर डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट का करेंगे उद्घाटन। 100 देशों को निर्यात होने वाली ई कार को दिखाएंगे हरी झंडी। अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी आज नौसेना में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापट्टनम में कमिश्निंग समारोह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के कारण भूस्खलन। पंजाब में बाढ़ के कारण 3 जिलों में स्कूल आज बंद। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप की पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात करने की अपील। कहा मुलाकात दोनों नेताओं पर करती है निर्भर। बैठक के लिए 1 से 2 हफ्ते का इंतजार। खेल की खबरों में स्टार शटलर पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज से अपने अभियान की करेंगी शुरुआत। सिंधु के सामने दूसरी बार विश्व खिताब जीतने की चुनौती। और आंचल शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात में हैं। आज उनका दूसरे दिन है गुजरात में। आज क्या कुछ खास करने वाले हैं, बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, तो आज दौरे का दूसरा दिन गुजरात में। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में जो हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत करेंगे। यानी कि जो लिथियम बैटरीज है, किस तरह से उसका उत्पादन सर्वसंपन्न हो, इसकी शुरुआत आज होगी। और साथ ही भारत का जो बैटरी इकोसिस्टम है उसके अगले चरण का उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए इस तरह की बैटरीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलने वाला है। ग्रीन मोबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का ये संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा और इससे अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी हंसलपुर के सुजुकी मोटर प्लांट में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन करेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। भारत में बने इन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों का जो निर्यात है वो यूरोप और जापान जैसे जो उन्नत बाजार है उसमें से कहीं ज्यादा 100 से अधिक देशों में किया जाने वाला है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। इन 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों के उद्घाटन के साथ भारत हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। साथ ही ये पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। तो प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी से जुड़ी 2 पहलों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसमें जो ये दोनों पहले हैं उसमें सुजुकी कंपनी के संयंत्र में ये होने वाली है भावना। और मारुति सुजुकी के कॉर्पोरेट एससीओ जो है राहुल भारती, उन्होंने कहा कि ये पहल मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देगी। बिल्कुल, ये ई विटारा आ जाने वाली है, तो कैसे होने वाली है ई विटारा, इसके बारे में भी आज लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही जापान सहित 100 से अधिक देशों की नई ई वाहन में कैसे जाकर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, इस पर भी होगी बातचीत। आइए आपको सुनवाते हैं। This is the first global manufacturing for Suzuki for BEVs, and it will be shipped to about more than 100 countries of the world, including advanced countries like in Europe or Japan. The economic cooperation extends to far beyond just industrial infrastructure. It's also about social infrastructure. The state of Gujarat has a natural advantage for exports because of its proximity to the ports
and it has some of the high quality ports with this infrastructure helping us for exports to many countries of the world. और इस बीच आंचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ मुद्दे के बीच कहा कि भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। गुजरात दौरे के पहले दिन कल उन्होंने कहा कि हम किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अमेरिका के जो टैरिफ हैं भारत पर वो कल से लागू होने वाला है। उससे पहले प्रधानमंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। और अपने गुजरात दौरे के पहले दिन अहमदाबाद के उमिया धाम मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हित सर्वोपरि हैं और हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं। अभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। और इस समय हमारे संवाददाता जुड़ गए आंचल अहमदाबाद से निशांत राय, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है दौरे का गुजरात का। आइए उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। निशांत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में, कल भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए, लेकिन अगर आज की हलचल की बात करें तो बैटरी उत्पादन में जिस तरीके से 80% भारत का रोल रहने वाला है, वर्तमान स्थिति बताइए क्या थी और किन पर हमें निर्भर रहना पड़ता था। अब जब प्रधानमंत्री आज जिस नई योजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उससे क्या भारत को उपलब्धि हासिल होगी? देखिए, अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की अगर बात की जाए तो भारत का इसमें इंपोर्ट ज्यादा है, और चीन या अमेरिका की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में जब ई विटारा लॉन्च हो रही है और भारत से हम 100 देशों को इसको भेजेंगे, तो ये दिखलाता है मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड की पावर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कल भी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए और स्वदेशी को अपनाइए। तो ये एक मैसेज था कि किस तरीके से भारत भी चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा। बात की जाए आज ई विटारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है मारुति का, जो जापान की सुजुकी के साथ, मारुति सुजुकी का ये कोलैबोरेशन में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ से 100 देशों को जब ये भेजा जाएगा तो भारत की ताकत को दिखाएगा। और भविष्य में हो सकता है इसको देखने के बाद और भी जो कार कंपनीज हैं वो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू करें। हालांकि टाटा इसमें पहले से काम कर रहा है, और भी जो है भारत जो ग्रीन एनर्जी की लगातार प्रधानमंत्री वैश्विक मंचों से बात करते हैं, वो बात जो है धरातल पे लागू करने के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो वाहन है वो इस दिशा में आगे बढ़े। और भारत सरकार लगातार भारतीय ट्रांसपोर्टेशन को इसी दिशा में लेकर आगे बढ़ रही है। हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक बसें भी प्रोवाइड कराई थी ताकि जो प्रदूषण है वो कम से कम हो
जो पेट्रोल डीजल का खर्चा है वो कम से कम आए, एक तरफ पर्यावरण बचेगा तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जम्मू में जिस तरीके से बड़ी मात्रा में लिथियम मिला है वो पहले मिला था, तो वो इस सरकार की एनर्जी को बढ़ाते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर भी कहा यह जा रहा है कि बैटरी परियोजना से भी संबंधित एक योजना निशांत, हम जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा सनराइजिंग सेक्टर है और ऐसे में इस मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि लिथियम बैटरीज का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, इसके उत्पादन की बात हो रही है, इसको एक्सपोर्ट करने की बात हम यहाँ करें, ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कितना बड़ा आप रोल देखते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को पुशअप और फ्यूलअप करने के लिए? देखिए, कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जिस तरीके से हमने देखा है भारत में जो भी बड़े प्रोजेक्ट हाल फिलहाल हुए, एक बड़ा बदलाव सामने आया, उसमें इसकी अहम भूमिका रही है। और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं कि पूरी तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टनर अगर आपको मिल जाते हैं तो आर्थिक तौर पर भी सरकार को मजबूती मिलती है और जो काम है वो तेजी से चलता है। और उसी का हम देख सकते हैं गुजरात में किस तरीके से। सबसे बड़ी बात है गुजरात मॉडल अपने आप में, जब तमाम कंपनीज का विरोध हो रहा था, प्रधानमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो न्योता देते थे कि आप गुजरात में आकर प्लांट लगाइए, और गुजरात की अर्थव्यवस्था जो बदली और जो गुजरात का विकास मॉडल है आज पूरे भारत के लिए एक तरीके से प्रेरणादायी है। और उसी के चलते आज गुजरात में एक फिर क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। ई विटारा की लॉन्चिंग और यहाँ से 100 देशों में ई विटारा भेजी जाने, ये दिखलाता है कि आने वाले समय में भारत कितना ताकतवर बनने जा रहा है। बैटरी परियोजना की लॉन्चिंग ये दिखलाता है कि भारत आने वाले समय में पार्ट्स में भी अगर करें तो पार्ट्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत तेजी से आगे ग्रो करेगा, और ऑटोमोबाइल सेक्टर धीरे धीरे अपने भीतर ये चेंज ला रहा है और कहा जाए तो इलेक्ट्रिक की तरफ मूव भी कर रहा है। बिल्कुल निशांत, तो गुजरात यहाँ दिख रहे हैं हम कि नई विकास गाथा यहाँ लिखता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी कई सेक्टर्स का हब तो है ही गुजरात, लेकिन बैटरी उत्पादन में भी अब गुजरात ग्रीन मोबिलिटी का हब बनने जा रहा है। ये बड़ी भारत की उपलब्धि कहीं ना कहीं कही जाए। निशांत, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भावना, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी उदय है, गेम चेंजर है, क्योंकि पहले गाड़ियाँ जो होती थी, गाड़ियों का अगर उत्पादन यानी कि गाड़ियों के पार्ट्स यहाँ बनाए जाते थे, बैटरीज इंपोर्ट की जाती थी। अब आप समझिए, अगर बैटरी आपकी इंपोर्टेड है तो उसको जब आप ठीक कराते हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर वो बैटरी भारत में निर्मित है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप कार खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस लेवल लो कॉस्ट हो, इफेक्टिव हो, आपकी जेब पर ना पड़े। और उस हिसाब से लिथियम बैटरीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए कितना बड़ा बूस्टर डोज साबित होंगे आने वाले सालों में। और गुजरात से यहाँ से जब उत्पादन को बढ़ाने की बात करें तो ये अपने आप इंडस्ट्री के लिए एक सकारात्मक सूचना है। बिल्कुल, और पर्यावरण को तो संरक्षित करेगी ही ये बैटरी का उत्पादन। मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की एक अनोखी पहल आज गुजरात में देखने को मिलेगी। आंचल, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारी भारतीय नौसेना की ताकत आज और कैसे बढ़ने वाली है। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात उस रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जहां पर लगातार भारत सशक्तता के साथ आगे बढ़ रहा है। और बात कर लेते हैं भावना, भारतीय नौसेना की, जिसकी ताकत में आज और इजाफा होगा। बिल्कुल, भारतीय नौसेना की ताकत आज और बढ़ने वाली है। विशाखापत्तनम नेवल बेस पर आज 2 नए अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी की कमीशनिंग होगी। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत जो अलग अलग शिपयार्ड में बने हैं और एक साथ नौसेना में शामिल किए जाएंगे। उदयगिरी और हिमगिरी को पहले भी भारतीय नौसेना में उपयोग किया गया था और अब ये नए जहाज उनके गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। आईएनएस उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट्स का दूसरा जहाज मुंबई स्थित जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसके द्वारा बनाया गया, जबकि आईएनएस हिमगिरी P17A गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स
कोलकाता द्वारा बनाया गया है। उदयगिरी नौसेना के युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक आज का दिन ऐतिहासिक, जहां आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी दोनों को ही नौसेना में कमीशन किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और विशाखापट्टनम से ही हमारे साथ हमारे संवाददाता साईं सिस्ला जुड़ गए। साईं, उदयगिरी और हिमगिरी की बात अगर की जाए तो अपने आप में इनकी जो खासियत है वो कितनी अनूठी है? हम अभी खड़े हुए थे विशाखापट्टनम में, जहां से उदयगिरी और हिमगिरी का कमीशनिंग होने वाला है आज दोपहर को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो इन दोनों जहाजों के बारे में, ये दोनों जहाजों का डिजाइन पूरे तरह का इंडिया में हो चुका है और नेवी का जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है उसने इन दोनों शिप का डिजाइन कर चुके हैं। हम बात करें तो उदयगिरी उन डिजाइन हुए हुए 100th शिप है और उनके कैपेबिलिटीज के बारे में हम बात किए तो उनमें से ये दोनों जहाजों में एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, मल्टी मिसाइल कैपेबिलिटीज है, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी है जो भारत के सीमाओं को आधुनिक रक्षा दे सकते हैं। और हम बात करें तो इनके नाम के बारे में बात किए तो इन दोनों का शिप का नाम इनके प्रेडिसेसर आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी का नाम रखा चुका है, जो 30 साल तक भारतीय नौसेना को सेवा किया गया है। साथ साथ साईं आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि समुद्री ताकत को कैसे बढ़ाने वाले हैं ये दोनों जहाज? हाँ, हम समुद्र की ताकत के बारे में बात किए तो इन दोनों में से एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है जो भारत के नौसेना को नई दिशा दे सकते हैं। इनमें से उदयगिरी के बारे में बात किए तो उदयगिरी इस श्रेणी का फास्टेस्ट शिप माना जाता है। कमीशनिंग के बाद ये फास्टेस्ट शिप होने वाला है और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज में मॉडर्न स्टेल्थ कैपेबिलिटीज में भी इन दोनों शिप में मौजूद है जो भारतीय नौसेना को ज्यादा तरह की रक्षा में कर सकते हैं। बिल्कुल। और उदयगिरी और हिमगिरी कैसे जो रक्षा बेड़ा है नौसेना की, इसकी ताकत में कहीं ना कहीं चार चांद लगाएंगे जब इन्हें आज कमीशन किया जाएगा और लगातार भारत की ताकत नौसेना के इस पूरे स्तर से बढ़ती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया साई आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो रक्षा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं भावना, तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम एक भी पुर्जा जो बनाएं अगर वो भारत में निर्मित होता है तो कैसे हम रक्षा क्षेत्र में 100% आत्मनिर्भरता के पथ पर लगातार अग्रसर होते हैं। बिल्कुल, दुनिया को बड़ा संदेश देगा कहीं ना कहीं, और दुश्मन परिंदा भी मार ना सके, ऐसे हैं हमारे ये उदयगिरी और हिमगिरी। और रक्षा मंत्री जब इसकी आज कमीशनिंग करेंगे तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं यहाँ दिखती हुई नजर आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये जो दोनों उदयगिरी और हिमगिरी है वो हमारे कैसे काम करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर जो यूक्रेनियन राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि स्वतंत्रता दिवस के लिए जो शुभकामनाएं दी गई हैं उसके लिए धन्यवाद दिया है जेलेंस्की ने। उन्होंने कहा कि भारत का शांति और संवाद के लिए समर्थन सराहनीय है। जेलेंस्की ने शांति के लिए भारत से जताई है उम्मीद। वैश्विक गुरु के पथ पर लगातार भारत अग्रसर, और कैसे भारत अब यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेनियन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और ये भी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि कैसे शांति के दूत की अगर हम बात करें तो शांति का प्रस्ताव है, शांति को आगे बढ़ाने की बात जब हम यूक्रेन से करते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बिल्कुल बहुत अहम रोल रहेगा। तो हमने देखा है भारत अगर रूस यूक्रेन संघर्ष की बात करें तो शांति दूत के रूप में सामने आया है, और हाल ही में खबरें आ रही थी कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जल्द भारत आ सकते हैं। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी भारत आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दोनों देशों को भारत से लगातार उम्मीदें हैं कि भारत ऐसे संघर्ष में एक शांति दूत के रूप में उनकी आवाज मुखरता से आगे करते हुए नजर आएगा। भारत हमेशा ऐसा ही कहता रहा है कि हमारा जो नजरिया है वो तटस्थ नहीं है, हम न्यूट्रल नहीं है। हम चाहते हैं कि संवाद के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों का संघर्ष खत्म हो सके। ऐसे में ज़ेलेंस्की भारत की सराहना कर रहे हैं। भारत की सराहना करते हुए वो कह रहे हैं कि भारत का शांति और संवाद के लिए जो समर्थन है वो सराहनीय है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को ये पता है
कि भारत और रूस के अच्छे संबंध हैं। रूस भारत का एक अच्छा दोस्त है। जेलेंस्की भी चाहते हैं कि भारत उसके साथ सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, ताकि जो अमेरिका एक तरफ मध्यस्थता करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि जल्द कहा जा रहा है कि त्रिपक्षीय बैठक होगी तीनों के बीच, जहां अमेरिका मध्यस्थता करते हुए यूक्रेन और रूस के संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत से भी दोनों देशों को लगातार उम्मीदें हैं। ऐसे में जेलेंस्की का ये कहना कि शांति के लिए भारत से उम्मीद जता रहा है और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जेलेंस्की जल्द भारत आ सकते हैं और भारत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। और हमने पहले भी देखा था कि जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी बातचीत रही थी। इसके बाद पहले भी हमने देखा कि रूस के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी बातचीत रही थी। यहाँ हमारे साथ अखिलेश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, आपसे पूछना चाहेंगे, जेलेंस्की का ये बयान ऐसे मौके पर आना जब रूस यूक्रेन संघर्ष लगातार चल रहा है और रूस मानने के लिए तैयार नहीं है, डोनेस्क के भी 2 शहरों पर यहाँ कब्जा कर लिया गया है, ऐसे में भारत का धन्यवाद देना, भारत के शांति के कामों की सराहना करना कितना महत्वपूर्ण है ये स्टेटमेंट? देखिए, एक ऐसे समय में जब राष्ट्रपति जेलेंस्की दुनिया के सभी देशों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति की स्थापना करें, उसमें मदद करें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त को जो यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है उस समय उन्होंने उनको ग्रीट किया था, उन्हें पत्र भेजा था। और इसके पहले जेलेंस्की ने भी जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, उस समय भी उन्होंने ग्रीट किया था भारत को। तो एक राजनयिक औपचारिकता बहुत ही बेहतर तरीके से दोनों देशों के बीच शुरुआत हुई है। और इस राजनयिक औपचारिकता का एक खास मतलब भी है। एक ऐसे समय में जब यूक्रेन पूरी तरह युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसे समय में वह भी तलाश कर रहा है अपने सभी ऐसे महत्वपूर्ण देशों को जो कि इस समय शांति में कोई योगदान कर सके। और भारत चूंकि लगातार ये कहता रहा है कि भारत जो है वो शांति के पक्ष में है। भारत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सबसे पहले कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि यह युद्ध का समय नहीं है। तो इसका बहुत ही व्यापक संदेश गया था पूरी दुनिया में, सारे लोगों ने इसकी सराहना की थी। और निश्चित तौर पर जेलेंस्की, आपने बहुत अहम बात की अखिलेश, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कई मंचों पर जो मल्टीलैटरल फोरम्स है वहां कह चुके हैं कि ये युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का युग है। और अगर आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करके बातचीत से सुलझा सकते हैं मसले, बड़े से बड़े मसले को डायलॉग मैकेनिज्म से सुलझाया जा सकता है, तो क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जहां जेलेंस्की लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं शांति का परिचायक है और हम स्थायित्व चाहते हैं, और किस तरह से ये यूक्रेन और रूस के लिए अपने आप में एक अलग स्तर की बातचीत को लेकर आगे जाएगा, ये बयान उस लिहाज से बेहद अहम माना जाएगा। आगे बढ़ते हुए आंचल बात कर लेते हैं मॉनसून की मार की, क्योंकि कई शहरों, कई राज्यों में इस समय बारिश का कहर जारी है और हिमाचल प्रदेश इससे अछूता नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज भी लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और 2 जिलों की अगर बात करें, चंबा और कांगड़ा, वहां तो बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट है। प्रशासन ने अधिकांश जिलों में स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए। कल से भारी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन और सड़कें बंद होने की सूचना मिल रही है। कुल्लू के बंजार में बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक सड़क पर गिरी, जिससे कई राहगीर बाल बाल बचे। चंबा में रावी नदी पूरे उफान के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले में बाढ़ के चलते पवित्र मणि महेश यात्रा कल ही रोक दी गई थी। कम बारिश वाले क्षेत्रों जैसे लाहौल स्पीति में भी इस पिछले 2 दिनों से भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते जो मनाली में ब्यास नदी है वो उफान पर है। मनाली के साथ लगते हुए आलू ग्राउंड में सड़क पर नदी का पानी आ गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मनाली प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए, इसके साथ ही कुल्लू में भी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर में स्थित सब्जी मंडी, किसान भवन की इमारत में भारी बारिश के चलते फंसे लोगों को बचाया गया है। और हिमाचल में किस तरह के हालात हैं, इस पर बात करने के लिए शिमला से हमारे साथ हमारी संवाददाता हेमलता जुड़ गई है। हेमलता, शिमला की अगर बात की जाए और खास तौर पर अगर पूरे हिमाचल को देखें तो मौसम का कहर वहां नजर आ रहा है। मॉनसून जिस तरह से ज्यादा बारिश होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में राज्य प्रशासन की तैयारी किस तरह से है?
जी बिल्कुल, पिछले 48 घंटों से हिमाचल प्रदेश के जो ज़्यादातर हिस्से हैं, ज़्यादातर जो पहाड़ी ज़िले हैं, वहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच सभी नदी नाले जो उफान पर हैं, कई सारी जो सड़कें हैं, करीब 700 से ज़्यादा सड़क मार्ग इस वक्त पूरे प्रदेश में अवरुद्ध हैं, जिनमें NH भी शामिल हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं कई जगह पर फंसे हुए हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन की अगर आपने बात की है तो सरकार और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन जब तक बारिश नहीं रुकती है, बारिश थमती नहीं है, तब तक जो राहत कार्य है या फिर जो सड़क बहाली का कार्य है वो भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में यदि सड़क बहाली का कार्य भी शुरू किया जाता है, वो भी खतरे से खाली नहीं है। आज प्रदेश के कुछ एक जो जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उन जिलों में सभी जो शिक्षण स्थान हैं उनको बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत चंबा और कांगड़ा इस वक्त सबसे ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज चंबा और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। तो ऐसे में इन दोनों ही जिलों में सभी शिक्षण स्थानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला और कुल्लू में भी बारिश के मद्देनजर सभी शिक्षण स्थानों को बंद करने के निर्देश आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मंडी जिला की हम बात करें तो मंडी जिला भी इस वक्त बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। मंडी में एक बाली चौकी जगह है जहां के 2 गांव बात और छाल गांव इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान में नजर आ रहे हैं। कम से कम 30 से ज्यादा घर वहां पर भूस्खलन की वजह से, भूमि कटाव की वजह से खतरे की जद में आ गए हैं। घरों को सुरक्षा के मद्देनजर खाली जरूर करवा दिया गया है, लेकिन इन तमाम घरों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये नुकसान झेलना आसानी की बात नहीं है। और मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि तमाम जो नदी नाले हैं उनसे दूर रहा जाए और जो अनावश्यक यात्रा है वो ना की जाए। इस लिहाज से लोगों को सतर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन जो मौसम है वो लगातार इसी तरह से बना रहने वाला है। तो इस बीच हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं बारिश का जो कहर वो लगातार झेल रहा है। इसके साथ जो सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं बाढ़ के चलते, भारी बारिश के चलते, और कहीं कहीं मलबा भी इकट्ठा हो गया है, उसको हटाने के लिए और सड़कों को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या काम चल रहा है, और इसके साथ साथ जिन गांव के मकानों को बहुत नुकसान पहुंचा है हिमलता, उसमें मरम्मत का काम और उन लोगों को शेल्टर होम्स में कैसे खाना पीना मुहैया कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर सड़कों की हम बात करें तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, इस वक्त 700 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सड़कें बंद हैं और इन सड़कों में अगर बहाली का काम भी शुरू करना है, बारिश हो रही है, लगातार जो मशीनरीज हैं वो तैनात की गई हैं, लेकिन बारिश अगर रुकती है तो ही सड़क बहाली का काम शुरू हो पाएगा। यदि बारिश नहीं रुकती है तो सड़क बहाली का काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में ना केवल जो सफर करने वाले लोग हैं वो इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं। आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश एक सेब बाहुल्य क्षेत्र है। इस वक्त जो सेब का सीजन है वो चरम पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सेब बागवान हैं उनकी फसलें भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वो अपने सेब को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि सड़क मार्ग जो है अवरुद्ध पड़े हैं। तमाम जो लिंक रोड है जो ग्रामीण इलाकों तक जाते हैं, वहां से जो सेब की फसल है वो मंडियों तक पहुंचाना इस वक्त बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। न केवल सेब बल्कि जो अन्य फसलें हैं वो बिल्कुल भी तो कहीं ना कहीं मौसम की मार झेलता हुआ हिमाचल प्रदेश, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जीवन पटरी पर लौटेगा, जिस तरह से लगातार वहां पर इसे ठीक करने की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो ये तो हमने बात की हिमाचल की, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां भारी बारिश ने आम जन, किसानों के साथ साथ प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 से 3 दिन कुछ ही जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है। आज जालोर, सिरोही और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच 8 जिलों में बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। इससे पहले कल भारी बारिश से प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हुए। कई शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हुए। राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से समस्त जिला कलेक्टर्स और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और मिशन मोड पर राहत और बचाव कार्य करते हुए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो राजस्थान में आज भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहने वाला है और आम जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हुआ है। साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और स्कूल कॉलेज भी
आज बंद करने के ऐलान किए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़िले प्रभावित हैं वो जालोर, सिरोही और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट है। जयपुर से इस समय हमारे साथ लक्ष्य आर्य जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी के साथ लक्ष्य का रुख करेंगे। लक्ष्य, इस समय मौसम के क्या हालात है राजस्थान में? कौन कौन से ज़िलों में इस समय अलर्ट मोड पर उनको रखा गया है और क्या एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल भावना, जिस प्रकार से जो बारिश का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है राजस्थान में। राजस्थान में लगातार इस प्रकार बारिश हो रही है, लगातार जिस प्रकार से भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। 11 जिलों में आज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 जिलों में जो स्कूलें हैं, जो शैक्षणिक संस्थानें हैं, वहां पे अवकाश घोषित किया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि लगातार गत दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों लगातार जिस पर बारिश हो रही थी उससे बहुत जिलों में न केवल यातायात प्रभावित हुआ है बल्कि बहुत आर्थिक रूप से नुकसान भी पहुंचा है। सवाईमाधोपुर में 8 फीट का गहरा गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेसहारा हो गए, बेघर हो गए। अब उनका भी राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा लगातार कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है, किस प्रकार राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा लगातार बचाव कार्य किए जा रहे हैं, उसकी पूरी मॉनिटरिंग सीएम भजनलाल शर्मा स्वयं कर रहे हैं, लगातार कंट्रोल रूम से करते हैं। वहीं जो अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर्स हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं, उनको मिशन मोड पे काम करने के निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र से अतिशीघ्र और ज्यादा से ज्यादा राहत बचाव कार्य, ज्यादा से ज्यादा बचाव कार्य और ज्यादा राहत जितने लोगों को पहुंचाई जा सके उतने लोगों को पहुंचाई जाने का उन लोग निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ में अगर हम भावना बात करें कि लगातार जो ये सिलसिला जारी है तेज बारिश और भारी बारिश का, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है, हम बात करें कि पिछले 2 दिन से जो ट्रफ लाइन है वो जयपुर और अन्य जो शेखावटी क्षेत्र है वहां से होती हुई अरब सागर की ओर ट्रफ लाइन गुजर रही थी और एक साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन है वो बना हुआ था राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली वाले क्षेत्र पे। परंतु अब जो कल मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जब दोबारा एक पूर्वानुमान लगाया गया तो आगरा से होता हुआ शेखावटी और जयपुर, सिरोही के मद्देनजर और अरब सागर से अब वो बंगाल की खाड़ी में शिफ्ट हो गया है। तो एक कम दबाव का क्षेत्र दोबारा बन गया है, जिसके कारण अगले 2 दिन दोबारा भारी बारिश, यानी आने वाले 1 से 2 दिन जो बारिश से राहत है वो प्रदेशवासियों को नहीं मिलने वाली है, जिसके मद्देनजर दोबारा अलर्ट जारी किए गए हैं, एहतियात बरतने के एडवाइजरी जारी की गई है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बताया गया है कि ऐसे कोई भी स्थिति में आप जिला प्रशासन द्वारा जो एहतियात के कदम, जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उस पर ध्यान दें, उसका पालना करें। वहीं लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं लगातार जिला प्रशासन। ठीक लक्ष्य, तो आसमानी आफत जो इस समय आई है राजस्थान पे भी, उससे अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि लोगों से एहतियातन बरतने के लिए यहाँ कहा गया है। फिलहाल लक्ष्य, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बिल्कुल, और राजस्थान के बाद आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहाँ जम्मू संभाग में कल रात से भारी बारिश हो रही है। ये बारिश अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अधिकारियों ने 27 अगस्त तक मध्यम से तीव्र बारिश, बादल फटने, अचानक बाढ़ और ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन का पूर्वानुमान जताया है। प्रशासन ने लोगों से जलाशयों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। सांबा में बसंतर नदी, कठुआ में उझ और राबी नदी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जम्मू में चिनाब नदी, साथ ही उधमपुर और जम्मू में तवी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रतिक्रिया दल और स्थानीय पुलिस अलर्ट मोड पर है। और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जम्मू संभाग में सोमवार से हुई भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू से ही अंकुश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, अगर देखें तो मानसून का असर खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर तो पड़ ही रहा है। ऐसे में किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड में लोगों के जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बीती रात से ही लगातार जम्मू क्षेत्र में पूरी तरह से बारिश का माहौल बना हुआ है और लगातार काफी तेज बारिश बीती रात से ही देखने को मिल रही है। जम्मू का शहर हो या फिर अन्य जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स हो, लगातार बीती रात से बारिश हो रही है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला खुद हो, पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि परसों जम्मू में काफी तेज बारिश होने की वजह से शहर के बीचों बीच पानी भर गया और जिसकी वजह से कई लोगों के घर जो है वो डैमेज हो गए, और जिसके बाद लगातार ये अब अभियान चलाया जा रहा है कि किस तरह से लोगों
को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। देखिए 26 तारीख तक यानी कि आज तक ये बताया गया था कि आज काफी तेज बारिश जम्मू में रह सकती है, लेकिन कल जब दोबारा से मौसम विभाग ने पूरी तरह से रिव्यू किया तो उसमें ये पाया कि जम्मू में 27 तारीख तक बारिश काफी ज्यादा तेज रह सकती है पूरे ही जम्मू संभाग में, जिसे लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है और पूरी तरह से सब लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तवी नदी हो या फिर चिनाब का दरिया हो, लगातार जल स्तर काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल आज बंद रखे गए हैं एहतियातन तौर पर, और कई जगहों से ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि जगह जगह पर पानी भरने की जो खबरें हैं वो मिल रही हैं, और इसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स की खबरें कल मिली थी कई जगहों से। हालांकि आज अभी सुबह की शुरुआत ही हुई है, तो ये खबरें जरूर मिल रही हैं कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, और जल बहराव जो है वो जम्मू शहर के बीचों बीच कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर पूरी तरह से प्रशासन बिल्कुल अंकुश, और खास तौर पर जिस तरह से लैंडस्लाइड्स की हम बात करते हैं उससे सड़क मार्ग अवरुद्ध होते हैं, जिसकी वजह से आवाजाही जो है वो उसमें गतिरोध पैदा होता है। उम्मीद करते हैं कि वहां पर भी मौसम के इस कहर से जल्द निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जम्मू से इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में किस तरीके का मौसम है? पंजाब में बारिश अपना कहर बरपा रही है। भारी बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। पठानकोट की बात करें तो भारी बारिश की वजह से रावी नदी के तेज बहाव में 4 लोग फंस गए हैं, जिसमें 2 साल का बच्चा भी शामिल है। 4 लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। गुरदासपुर में 7 गाँव का संपर्क देश से टूट गया। फजलिका में कांवा वाली पत्तन से लगते गांवों से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के प्रशासन ने निर्देश दिए। इसके साथ ही संगरूर में नेशनल हाईवे धंस गया, जिसकी वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया। मानसा और लहरागागा में सड़कों पर भी पानी भर गया है, और ऐसे में पंजाब में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जालंधर से हमारे संवाददाता गुरमीत इस वक्त जुड़ गए। गुरमीत, साफ तौर पर पंजाब भी कहीं ना कहीं मौसम की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिन लोगों को सुरक्षित जो शेल्टर होम्स है उसमें रखा गया है, कैसे जो तमाम दिनचर्या का सामान है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है, और राज्य प्रशासन कैसे अलर्ट मोड में काम कर रहा है? सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, खासतौर पर पठानकोट हुआ, गुरदासपुर हुआ, फाजिल्का हुआ, वहां पर जो ये पानी है बाढ़ का वो गांव के अंदर दाखिल हो गया है। कई गांवों में कई सौ कई हजार एकड़ फसल जो है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। किसान मांग कर रहे हैं मुआवजे की। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जून के महीने से लेकर अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर फ्लैश फ्लड्स 77 आए, 40 जो है बादल फटने की घटनाएं वहां पर हुई हैं। और जो पंजाब है, स्पेसिफिकली अगर पंजाब की बात करें तो यहां पर तकरीबन 72 घंटे से लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है, और इसी बारिश के कारण जो है नदियों में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। रावी, ब्यास, सतलुज और जो छोटी बड़ी नदियां हैं, नाले हैं, वहां पर जल स्तर बढ़ रहा है। अब इसमें सबसे पहले रंजीत सागर डैम की मैं बात करूं, वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। भाखड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, और रंजीत सागर डैम के तो 7 गेट खोल दिए गए हैं, जो कि साल 2007 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 गेटों को खोला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी जो जल स्तर है वो किस कदर जो है वो बढ़ रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं पठानकोट की बात करूं तो यहाँ पर माधोपुर कठुआ हाईवे है जो कि प्रभावित हुआ है, जहां पर ट्रैफिक जो आवाजाही है वो रुक गई है। चंबा पठानकोट हाईवे जो कि हिमाचल प्रदेश को पठानकोट से पंजाब से जोड़ता है, इसके साथ चंडीगढ़ मनाली हाईवे वो भी ब्लॉक हो गया है। और एक जो इनपुट हमारे पास आ रही है वो पठानकोट के ढंगू गांव से आ रही है, जहां पर एक लड़का जो है वो पानी जो जल स्तर बढ़ रहा था उसे देखने के लिए जब पहुंचा तो वो उस पानी के अंदर ही बह गया, और उसकी मौत की दुखद खबर यहाँ पर आ रही है। दूसरी खबर शाहपुर कंडी से हमारे पास इनपुट आ रही है। 4 लोग जो कल पानी में फंस गए थे जल स्तर बढ़ने के कारण, क्योंकि गांव में और रिमोट एरियाज में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो एक परिवार के 4 लोग फंस गए थे।
उम्मीद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस मौसम की मार से किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि कई हजार फसल यहाँ नष्ट होती हुई नजर आ रही है। गांव का संपर्क टूट गया। प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है, एजेंसियां इस समय अलर्ट मोड पर है। देखना ये होगा कि ये बारिश का कहर कब कम होता है और जनजीवन आम पटरी पर लौटता है। फिलहाल गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और इन मौसम से जुड़ी खबरों के बाद अब बात करते हैं बदलते हुए बिहार के मौसम की, जहां पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था भावना, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये नए भारत का नया बिहार दिख रहा है कहीं ना कहीं आंचल, जहां मुजफ्फरपुर के संतोष कुमार, सूरज कुमार और नालंदा के शिव शंकर सिंह को अब घर के पास ही काम मिला है। काम मिलने की ये खुशी घर के पास ही मिलने से अब दोगुनी हो गई है। जब पिता या परिवार के अन्य सदस्य काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं तो परिवार टूट जाता है और बच्चों के पालन पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिहार में विगत 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने इस समस्या से उबरने के लिए लगातार काम किया है। आज बिहार में उद्योगों का जाल है और इस इंडस्ट्री में बिहार के लोग बाहर के राज्यों से आकर अपने ही घर में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की में देखिए बदलते बिहार की कहानी, बिहारी कामगारों की जुबानी। एक समय था जब कंधों पर झोला और दिल में हजार सवाल लेकर बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए अपने ही प्रदेश से पलायन करने को मजबूर थे। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार तेजी से रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, जिससे कई लोगों को लाभ मिल रहा है। इन्हीं लाभार्थियों में से एक हैं संतोष कुमार, जो अब मुजफ्फरपुर के बेला में काम करके संतुष्ट हैं। मैं तिरपुर में काम करता था, वहाँ पे बहुत परेशानी होती थी। अभी मुजफ्फरपुर में फिलहाल बेला में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुविधा है, घर पे हैं, अच्छा है, काम कर रहे हैं टेलरिंग का। वहाँ पे सुविधा कुछ नहीं थी, वहाँ पे तो रेंट पे रहना पड़ता था, आने जाने में प्रॉब्लम होता था। यहाँ पे अपना घर पे है। नालंदा के शिव शंकर सिंह को जब से मुजफ्फरपुर में काम मिला है, वे अपने परिवार की और बेहतर देखभाल कर पा रहे हैं। और मैं पहले गुड़गांव में करता था पर्ल ग्लोबल लिमिटेड में, और उसके बाद मैं रांची में भी आया और यहाँ आने मुजफ्फरपुर में आ गया हूँ। और इसके बाद यहाँ मेरे को नज़दीकी घर हो गया, इसलिए मेरे को सुविधा भी है और कंपनी सारी सुविधा देता है। गुड़गांव में आने जाने का प्रॉब्लम था सर, और फिर कोई त्यौहार में भी नहीं पहुँच पाते थे। यहाँ होता है कि 4 घंटा में घर पहुँच जाता हूँ मैं। मुजफ्फरपुर के सूरज कुमार को घर के पास ही नौकरी मिलने से उनकी कई परेशानियां दूर हो गई हैं। मैं पहले तिरपुर में काम करता था, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। 3 दिन का रास्ता है, जिसमें जाने में ट्रेन में ज़्यादा काफ़ी दिक्कत होता था, और वहाँ से आने में कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गया तो ज़्यादा आने में प्रॉब्लम होता था। वहाँ पे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता था, आने जाने और खान पान का भी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि यहाँ का खान पीन अलग है और वहाँ का अलग था। तेजी से बढ़ता बिहार नए नए रोजगार के अवसरों के साथ। रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन चुका है। बात बदलते बिहार की में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार में माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन में तब्दील हो चुका है। कल फिर हम दिखाएंगे आपको बिहार में सफल रिवर्स माइग्रेशन की कहानी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तो ये बात बदलते बिहार की है, जहां लालटेन राज से अब विकास के पथ पर लगातार तेज गति से दौड़ता बिहार है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बात करेंगे अब समाचारों पत्रों में प्रकाशित प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में।
बिल्कुल, तो पहली खबर क्या है भावना आपके पास? पहली खबर ये है आंचल कि भारत की लेजर मारक जो क्षमता है उसके चीन ने भी माना है लोहा। ऐसे में हमने देखा है कि अभी हाल ही में भारत ने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो एयर टू एयर का जो इंटरसेप्ट करता है दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को, उसको लेकर एक सिस्टम बनाया है जिसका सफल परीक्षण किया। उसका चीन ने कहीं ना कहीं कहा है कि भारत का लोहा मानना है उसने और उपलब्धि बताया है इसको। और आपको बता दें कि भी 7 देश जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, जर्मनी और यूके के पास इस तरीके के हथियार मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि ये जो मारक क्षमता है भारत की वो कहीं ना कहीं इन देशों को भी मात देती हुई नजर आ रही है आंचल। बिल्कुल, और भारत का लोहा खाली हम इस क्षेत्र में मानते हुए नहीं देखेंगे बल्कि ये भारत का लोहा स्टार्टअप्स में भी माना जा रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली किस तरह से स्टार्टअप्स को खड़ा करने में युवाओं की मदद करने के लिए आगे आ रही है और अलग अलग सेक्टर्स में कैसे युवा अपने असीम संभावनाओं के जो आकाश है वो तलाश पाएंगे कि कैसे स्टार्टअप्स को आगे आने में जो वेंचर कैपिटलिज्म है और साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो आगे आएगी। जिसमें हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर्स को लेकर, हम यहाँ बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे हम जो ई गवर्नेंस है या फिर ई मोबिलिटी है उसमें भी अलग अलग जो नवोन्मेष है और अपने आइडिया से जो युवा है वो कैसे गेम चेंजर साबित करेंगे इन तमाम सेक्टर्स को, और इसमें स्टार्टअप नीति को लागू करने में मदद करेगी दिल्ली सरकार को। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो घर ना बैठे उस आइडिया को यथार्थ के धरातल पर लाने की पूरी जिम्मेदारी अब सरकार की भी है। और अगली खबर जिसका आंचल हम रुख कर रहे हैं वो है आपके घर के तापमान से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपका जब तापमान जो है, अगर आप ऊंचे फ्लोर्स पे रहते हैं तो गर्मी के मौसम में आपको गर्मी ज़्यादा झेलनी पड़ती है, लेकिन अगर आप कुछ बदलाव करें तो ये तापमान घट सकता है और इसके लिए नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं। 3 कारगर तकनीक जो हैं, जो इस अखबार ने प्रकाशित किए, हिंदुस्तान अखबार ने, कि छत पर सफेद रिफ्लेक्टिव पेंट आप लगा सकते हैं। सीएससी की रिपोर्ट ये कह रही है कि मिट्टी के प्याले को छत पर उल्टा बिछाकर तैयार किया जाए तो घर कहीं ना कहीं ठंडा रह सकता है गर्मियों में, और छतों पर हरियाली पट्टी बिछाना भी कारगर तरीका है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, और अगर अपने किरणों के में परिवर्तन किया जाए, यानी कि जहाँ से किरण आ रही है ऐसे छतों का डिजाइन किया जाए तो कहीं ना कहीं आपके घर का तापमान 5 डिग्री तक घट सकता है। चलिए, और अगली खबर हम यहाँ पर ले रहे हैं जो जुड़ी हुई है बप्पा से, यानी कि इस बार का जो गणेश चतुर्थी का अवसर है जिसकी शुरुआत कल से होनी है, इस बार पूरे गणेश उत्सव में जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी थीम पर तमाम पंडालों को सजाया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि गणपति बप्पा मोरया, यानी कि तमाम सुख समृद्धि लेकर आते हैं। और इन तमाम जब आप स्टॉल्स को देखेंगे, जब तैयारी की जा रही थी तो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर इसे तैयार किया गया। 10 दिन का गणेश उत्सव जो है वो रहता है और इसकी शुरुआत कल से हो रही है। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो करीबन 132 साल पुराना ये उत्सव है। लाल बागचा राजा की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर रहते हैं। और इस बार की जो थीम रहेगी वो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे देश पर अगर कोई आंख उठाता है तो उसके दांत खट्टे करने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है। और ऐसे भी कोई विघन अगर आप पर आता है तो कैसे बप्पा उस विघन को हर लेते हैं, और उन्हें विघन हरता इसीलिए कहा जाता है। भावना, बिल्कुल सही कहा चल आपने, बप्पा हर विघ्न को हरते हैं और गणेश उत्सव की तैयारी अब इस समय जोर शोर से चल रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं वर्ल्ड वॉच में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात करने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि ये मुलाकात दोनों नेताओं पर निर्भर करती है और दोनों नेताओं ने ट्रंप की उपस्थिति में इसमें रुचि व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को उनके पद से हटा दिया है। हाल ही में लिसा कुक पर गृह ऋण में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे को आज दोपहर बाद कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया जाएगा पेश। इस पेशी के बाद ही तय किया जाएगा कि उनकी हिरासत अवधि बढ़ाई जाए या उन्हें जमानत दी जाए। और अब बात करते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई बात, कपास के किसानों यानी कि जो कॉटन होता है उनसे जुड़े किसानों की, जिसके लिए भारतीय कपास निगम
राहत भरी खबर भावना लेकर आया है। बिल्कुल, अब किसान एमएसपी पर अपना कपास बेच सकते हैं। इसके लिए भारतीय कपास निगम ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिस पर किसानों को पंजीकरण करना होगा। यह पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू होने वाला है और 30 सितंबर तक जारी रहेगा। भारतीय कपास निगम लिमिटेड सीसीआई ने कपास किसानों की सुविधा के लिए कपास किसान नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से किसान कपास मौसम 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराकर अपना कपास विक्रय कर सकेंगे। कपास बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक जारी रहेगा। अक्टूबर में खरीद शुरू होने के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। पंजीकरण पूरी तरह डिजिटल होगा, जिससे किसानों को बार बार केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए सीसीआई ने ऐप में स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी शुरू की है। पंजीकरण के लिए किसानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित वैध भूमि दस्तावेज, प्रमाणित कपास फसल की बुआई क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज, मान्य आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट हो और बैंक खाते से आधार सीडिंग की गई हो जैसे दस्तावेज शामिल हैं। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। यही कारण है कि स्थिर कपास उत्पादकता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई थी। ये 5 वर्षीय मिशन है, जिसके उद्देश्य में कपास की उत्पादकता और उत्पादन सततता में सुधार करना और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली कपास की किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने तथा भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र के कायाकल्प के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ये आयात पर निर्भरता को कम करने तथा भारत के वस्त्र क्षेत्र को विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि कपास किसान ऐप का लॉन्च होना किसानों के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। इससे पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी, केंद्रों पर भीड़ कम होगी और किसान अपने समय अनुसार फसल बेच सकेंगे। अनुमान है कि अक्टूबर में मंडियों में कपास पहुंचने लगेगी और समय पर खरीद शुरू होने से किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिल सकेगा। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और आप खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक्स से देखते हैं, अंदाज फटाफट। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु आज बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु का पहला दौर में सामना बल्गेरिया की कालियोना नलबांटोवा से होगा। भारत की निशानेबाज नीरू धाना ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के खाते में 2 स्वर्ण पदक जोड़ने की सफलता हासिल की। कजाकिस्तान में चल रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ने महिला ट्रैप का व्यक्तिगत खिताब जीता और फिर आशिमा अलावत और प्रीति राजक के साथ मिलकर टीम शूटिंग में भी स्वर्ण पदक किया हासिल। यूएस ओपन टेनिस में पूर्व विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। जोकोविच ने पहले दौर के मुकाबले में अमेरिका के लर्नर टाइन को 6-1, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। और खेल की खबरों के बाद बात होगी आपके हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र के जरिए। स्वस्थ जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है। स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है योग। प्रतिदिन योगासन और प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ बनता है। आइए आपको बताते हैं कि आज हम आपको कौन सा योगासन दिखा रहे हैं। पहले एक आयु के बाद घुटनों का दर्द आरंभ होता था, अब तो यंगस्टर्स में घुटनों के दर्द की समस्या होने लगी है। हमारे जब घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है तो हम एकदम घुटने को एक्टिविटी देना बंद कर देते हैं। हमारे दिमाग में आ जाता है अब तो मेरे को घुटने में दर्द हो गया है, मैं कुछ घुटना हिलाऊं ही नहीं या जमीन पे बैठूं ही नहीं। ऐसा नहीं करना। शरीर को सताना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। तो जितनी आपकी शरीर की क्षमता अनुसार आप बैठ सकते हैं तो जरूर बैठें। जमीन पर जरूर बैठे, चौकड़ी मार के जरूर बैठे, जितना इजीली बैठ सकते हैं, यानी घुटनों का प्रयोग अवश्य करें। दूसरा चीज जो अभ्यास में आपको लेना है, बहुत सरल सी पवन मुक्त गतियां हैं और इन भारतीयों की पवन मुक्त गतियों से हजारों लाखों लोगों ने अपने घुटनों का दर्द ठीक किया है। तो सबसे पहले आप दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करके जंघा के नीचे, कमर को सीधा रखना है। अगर कमर में दर्द है तो आप इनको लेट करके भी कर सकते हैं। पूरा खोलना घुटने को, फिर से बेंड कर लेना, खोलना, बेंच कर लेना। ऐसा आप 10 बार रिपीट करें दाएं पैर से, फिर इसी को हम बाएं पैर से 10 बार रिपीट करते हैं।
जितना आपकी क्षमता है, जरूरी नहीं हमको एकदम बिल्कुल पूरा खोल लेना है या पूरा ही बेंड करना है, जितना मूवमेंट हो रहा है उससे आरंभ कर दीजिए। जब 10-10 बार दोनों तरफ से कर लें तो दूसरे अभ्यास में चक्राकार मूवमेंट देना है हमको। एक बड़ा चक्र बनाना है जंघा से नीचे, यानी घुटने से लेकर के पंजे तक का जो पैर है उससे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से हम इसे दूसरे पैर से दोहराते हैं। बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं करना, जितना स्लो मूवमेंट करेंगे उतना इफेक्टिव मूवमेंट होगा। और जैसा हमने कहा कि अगर कमर में दर्द है तो आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं। फिर इस तरह से पैरों को खोलना। अंतिम अभ्यास में इस तरह से घुटनों को मूवमेंट देना है। बहुत जोर जोर से ठोकना पीटना नहीं है, पर इतना मूवमेंट तो दें कि कम से कम आपको इफेक्ट पता लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। और लास्ट में पंजों से पैरों को नीचे खींचना, फिर पंजों को अपनी तरफ खींचना, पंजों से नीचे खींचना, पंजों से अपनी तरफ खींचना, पंजों से नीचे खींचना, पंजों से अपनी तरफ खींचना। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना। ये सरल सा अभ्यास आप प्रतिदिन करें। इसी के साथ साथ आप तिल के तेल से अपने घुटनों पर एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मसाज रात को दें और उसको लगा रहने दें। सुबह जब आप नहाएंगे तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। सूर्य की किरणों में अपने घुटनों को एक्सपोज करके जरूर रखें, यानी सनलाइट आपके घुटनों पर पड़नी चाहिए। ये सरल सा काम करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। आंचल, ये तो हुई है योगासन की बात, अब जान लेते हैं आपके शहर का मौसम का हाल। आंचल, बप्पा आ रहे हैं। बिल्कुल, और नया सवेरा में हम आपको जाते जाते उनके इन्हीं अनुपम विहंगम दर्शन के साथ आपको इन्हीं स्मृतियों में लेकर जा रहे हैं, जहां पर गणेश उत्सव के लिए बन रही है भगवान गणेश की सुंदर मूर्तियां। आप इन झलकियों का आनंद चाय की चुस्कियों के साथ लीजिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।